वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक बार फिर अपने एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी। तो बेटा, मैं फिजिक्स गुरुजी अपने एक और नए लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ेंगे शुद्ध देसी फिजिक्स। ठीक है, शुद्ध देसी फिजिक्स मैंने इसलिए बोला आपको कि इसमें जो टॉपिक है किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, उसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो आई स्टार्ट राइटिंग द नेम ऑफ द टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक फॉर टुडे इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये क्या होगी? सरफेस का तो मतलब एक सरफेस होगी। इक्वी का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड इक्वी है ना, ये जो वर्ड इक्वी है इसका मतलब होता है इक्वल। अब देखो, अब इसको आप रिलेट करो, ये क्या बना, वास्तव में क्या बना? अरे बेटा, रिलेट करो, कोशिश करो, क्या हुआ? इक्वल पोटेंशियल की सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या बनी आपके पास? क्या बनी? ए सरफेस which have same electric potential on every point। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ये 2D भी हो सकती है, ये आपके पास 2D भी हो सकती है और ये आपके पास 3D भी हो सकती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। तो ये आपके पास एक ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी और ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल की सरफेस, एक ऐसी सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। बनाते कैसे हैं, ये कैसे बनेगी? सबसे जरूरी बात क्या है कि भैया ये क्या है, कैसे बनेगी? बिल्कुल बनेगी। सबसे छोटी बात, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनेगी। मान लीजिए मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज। मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट चार्ज ले लिया, प्लस क्यू ले लिया। एक मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू। प्लस क्यू से आपको पता है कि जो प्लस क्यू होता है, इससे आर डिस्टेंस ले लो आप। एक ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू है, इससे मैं आर डिस्टेंस लेता हूं 3D के अंदर। कहां लेनी है? 2D के अंदर नहीं लेनी है। 2D का मतलब तो पहले से आपने प्लेन में, 3D के अंदर ले लो। एक प्लस क्यू है, आर 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 आर। तो इससे जब मैं आर डिस्टेंस लूंगा तो आई होप कि मेरे पास क्या चीज कंस्ट्रक्ट होगी? बताओ बेटा। ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है? आर। ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है? आर। ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर। मैंने चारों तरफ जो डिस्टेंस ले ली वो आर ले ली। ठीक बात है, आर ले ली तो क्या बनेगा? 3D में जब आर डिस्टेंस ले ली जाएगी, अब इसको उल्टा समझ लो कि एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर चार्ज रखा है। एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर क्या रखा है? चार्ज रखा है। तो ये आपके पास क्या बन गया? ये बन गया आपके पास स्फीयर। सॉरी, ये आपके पास स्फीयर बन गया। अब आप देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर था कि नहीं था? के तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। और आर आपने कांस्टेंट ले लिया, आर आपने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। और क्यू आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्यू क्या है आपके पास? पॉइंट चार्ज।
और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब सभी चीजें कांस्टेंट हो गई तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी क्या आ गया आपके पास, कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ये जो सरफेस आपने बनाई है इस पे यहाँ भी v है, 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 यहाँ भी v है और यहाँ भी v है। बात समझ में आ गई आपको? मतलब ये एक ऐसी सरफेस बन गई जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई। तो ये क्या बन गई, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझने की बात है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज है। तो अब हम क्या समझे, हम ये समझे कि अगर पॉइंट चार्ज के लिए मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो वो किस फॉर्म में बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। किसी भी पॉइंट चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी रहेगी, स्फेरिकल होगी। समझ गए बात को? एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। अगर एक पॉइंट चार्ज है और मेरे से कहा गया कि आप इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो मैं बना दूंगा और उसकी शेप क्या रहेगी, उसकी शेप स्फेरिकल रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अब आपने कहा कि सर पॉइंट चार्ज तो ठीक है, आपने बना दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज की स्टार लगा के लिख लेना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज इज spherical। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज इज spherical। अब एक चीज और लेते हैं, एक चीज और लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कि मैंने एक चार्ज ले लिया, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी हमने। मैंने एक वायर ले लिया जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये क्या है भैया, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब मेरे को बोला कि साहब इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बनाएंगे। आप यहां से r डिस्टेंस ले लीजिए। कितनी डिस्टेंस ले लेंगे, r, और यहां से भी r ले लीजिए। यूनिफॉर्मली इसका मतलब लैम्डा बराबर Q by L, हर एक लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब आप एक काम करिए कि इसको लेते हुए दो लाइंस इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। कर देंगे? इसको लेते हुए दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, आई होप। और आप क्या कर दीजिए, इस तरह बना दीजिए। तो ये क्या शेप बन गई, देखो इस वायर से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस आपने सेम कर दी। डिस्टेंस जब आपने सेम कर दी है इस वायर से, ये जो वायर है इस वायर से अगर आपने डिस्टेंस को सेम कर दिया है, ध्यान से देखो, डिस्टेंस आपने सेम कर दी, ये कांस्टेंट रहता है। और चार्ज डेंसिटी आपने कहा यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो v होगा, 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 v होगा। इसका मतलब जब इसके पूरे सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो किसी भी लीनियर चार्ज के लिए ये क्या है, बेसिकली यूनिफॉर्म चार्ज वायर, या यूं बोल सकते हैं लीनियर चार्ज। ये क्या है बेटा, लीनियर चार्ज है ये। तो लीनियर चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कैसी बनेगी, वो बनेगी सिलेंड्रिकल बनेगी। समझ गए क्या? दो बातें मैंने आपको बताई है। अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। अगर लीनियर चार्ज है, अगर लीनियर चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी। लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी। और आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए कैसी बनेगी, कैसी बनेगी बताओ, कैसी बनेगी,
स्फेरिकल बनेगी। तो बात समझ में आ गई आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये दो बातें आपको समझ में आ गई। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। बात समझ गए आप? एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, वो क्या कहलाती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। बहुत बढ़िया बात आप लोग समझे हैं। अब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूं। चलिए इसको एक बार हटा देते हैं हम। इक्विपोटेंशियल सरफेस 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। अभी तक आपने 3D बनाया है, अब आपको 2D के बारे में भी बताएंगे। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत बढ़िया बात है। पहली प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे और ये लिखेंगे कि सब इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज perpendicular to electric field, perpendicular to electric field। हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। समझने के लिए देखिए, मान लीजिए, समझते हैं इस बात को। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डायरेक्शन है ना एरो की, ये एरो की डायरेक्शन है, दिस इज लाइक दिस ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब ये। तो मेरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, मेरा जो हाथ है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, दोनों तरह से मैं आपको बताता हूं। अब इसका जो फर्स्ट ए पार्ट है मैं बताता हूं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखते रहिएगा बेटा। देखो, मैंने एक इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसमें एक दो कंसेप्ट और भी मुझे लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। आप देख भी रहे हैं कि लाइनों के बीच की स्पेसिंग एक जितनी है और एरो का मैग्नीट्यूड भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम है। अब आपने इसमें एक काम किया कि आपने कुछ इसमें सरफेसेस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपने ये अलग अलग सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर दिया इसमें। ओके, ये आपने कुछ सरफेसेस को इसके अंदर से इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये जो सरफेसेस होती हैं ये इमेजिनरी सरफेसेस होती हैं। तो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये जो तीनों सरफेसेस आपने बनाई हैं, ये तीनों सरफेसेस हैं आपके पास। किस तरह की सरफेस हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। किस तरह की सरफेसेस हैं? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास इस तरह से ये सरफेस है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई और ये जो लाइंस आ रही है आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात फ्लैशबैक में चलते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि आज हम पढ़ेंगे शुद्ध देसी फिजिक्स। तो आज हम शुद्ध देसी फिजिक्स पढ़ेंगे। इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V1, इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V2 और इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V3। समझ गए बेटा बात को? फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो
एक सिंपल सा सवाल बोर्ड आपसे ये पूछता है कि भाई साहब ये बता दो कि इनमें से ज्यादा सा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। इस लाइन का इससे कोई मतलब नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं इस बात से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी देखो एक बात कि क्या है, मैंने एक लाइन आपको एक बात बताई थी, है ना, पीछे चलो, पीछे 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 दिमाग में। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे साथ बोलो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। बताई थी कि नहीं बताई थी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। ऑब्वियस है, याद आ गया आपको? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। बहुत बढ़िया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है मेरे पास, ये डायरेक्शन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में रेलगाड़ी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों, छात्रों, स्टूडेंटों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो घटता है तो V1 बड़ा हो जाएगा, फिर V2 आएगा, फिर V3 आएगा। ऐसे समझ लो, मान लो ये 100 वोल्ट है तो ये 80 वोल्ट होगा और ये 60 वोल्ट होगा। जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, अगर मैं ये बोल दूं कि साहब ये बीच की डिस्टेंस dr है और ये बीच की डिस्टेंस भी dr है, तब ये यूनिफॉर्मिटी के साथ में चेंज होगा। अगर ये डिस्टेंस dr नहीं होगी तो फिर इसमें चेंज आ जाएगा। लेकिन मोर और लेस मेरा समझाने का जो तरीका है, जो मैं आपको मेरा मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं कि इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल घटता है। अब एक प्रश्न और पूछ लिया गया मेरे से, मेरे को कुछ पॉइंट दे दिए गए, ए दे दिया गया, बी दे दिया गया, सी दे दिया गया, डी दे दिया गया, एफ दे दिया गया, जी दे दिया गया, आई दे दिया गया, जे दे दिया गया, के दे दिया गया। मेरे को बोला साहब इनमें पोटेंशियल में रिलेशन बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। देखो ये सारी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझते हो? एक सरफेस पर जितने पॉइंट होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो इक्विपोटेंशियल होगी वो। अदरवाइज इक्विपोटेंशियल कैसे होगी? तो फॉर फर्स्ट की बात करते हैं, 3 पॉइंट है आपके पास, VA का पोटेंशियल, VB का पोटेंशियल और VC का पोटेंशियल सेम होगा, जो कितना होगा? V फर्स्ट होगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके, ये फर्स्ट के लिए बात आ गई, ठीक है। सेकंड के लिए बात करता हूं मैं, तो क्या करूंगा? सेकंड के लिए 4 सेकंड, देखो कितना आएगा? D का पोटेंशियल, देखो D का पोटेंशियल इक्वल आएगा F के पोटेंशियल से, इक्वल आएगा G के पोटेंशियल से, और किसके इक्वल आएगा? सेकंड के लिए आएगा। थर्ड पर आ जाइए, 4 थर्ड को देखो, VI का पोटेंशियल, VJ का पोटेंशियल और VK का पोटेंशियल, और एक इसके इक्वल आएगा V थर्ड के पोटेंशियल से आएगा। बात समझ गए? लेकिन ये कंडीशन अभी भी अपनी जगह होल्ड कर रही है कि V फर्स्ट हमेशा ग्रेटर होगा V सेकंड से। इसका मतलब A बड़ा होगा D से, F से, G से। ये जो सारी चीजें लिखी है, अगर आप इसको सम करके लिखना चाहते हैं तो सम करके देखना आपको क्या आता है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू V फर्स्ट। तो सारे सेम है, इनमें से कोई भी पॉइंट लेंगे वो बड़ा होगा VD इक्वल्स टू VF इक्वल्स टू VG इक्वल्स टू V सेकंड से, और ये सब के सब बड़े होंगे VI, है ना। ये इस I की जगह इसको कुछ और ले लो, H ले लो इसको, क्योंकि I हमने वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसको आप H ले लो, ठीक है बेटा, इसको H ले लो। ये हो जाएगा VH इक्वल्स टू VJ इक्वल्स टू VK इक्वल्स टू V थर्ड। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो आपको 3 ही पॉइंट देता हूं, वो कहता साहब A, F और K में रिलेशन बता दो। मैंने तो 3 ही पॉइंट दिए साहब, A, F और K, तो A बड़ा होगा, F बड़ा होगा, K। वो कहता साहब B, D, G में रिलेशन बताओ, तो B बड़ा होगा D से, और D और G क्या होंगे? सेम होंगे। इस लाइन से आप ऐसा कोई भी रिलेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है।
तो एक बात जो मैंने पीछे वाली बताई वो ध्यान रखनी है, एक बात जो मैंने अभी वाली बताई ये ध्यान रखनी है। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब एक बच्चा मेरे को कह सकता है कि सर पॉइंट चार्ज के बारे में बता दीजिए। बता देते हैं, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा आपने, यहां एक लाइन खींच दो, बी लिखते हैं 4 पॉइंट चार्ज, किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। कहा कि सर प्लस का ले लीजिए, ले लेंगे, प्लस का भी ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है प्लस के लिए। एक बच्चा कह रहा है सर माइनस का भी ले लीजिए, माइनस का भी ले लेते हैं, ये माइनस का भी ले लिया, ओके, ये मैंने माइनस भी ले लिया। ये प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज और ये माइनस पॉइंट चार्ज। एज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस की तरफ आती हैं, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो प्लस चार्ज से अवे गोइंग होती हैं। ये सारी बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की ट्रिक बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक या जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने से ठीक पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना लिया, बढ़िया से बना लिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो ये 3D है, मतलब लाइनें यूं भी जा रही हैं, 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 यूं भी जा रही हैं। तो मेरा पॉइंट यहां है, इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर स्फीयर बनेगा। आपने इससे पहले मैंने एक बताया था, एक चार्ज रखा था, सभी इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। तो इन सबको जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास देखो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। चलो मान लो कि ये लाइन आप नहीं बनाते, तो ये आप यहाँ पर पॉइंट चार्ज होता, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर क्या बना सकते थे आप? एक स्फीयर बना सकते थे, और एक और स्फीयर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे समझे नहीं क्या बात को? जो पहले वाला केस मैंने आपको बताया था, ये बताया था ना, चलो इसको ऐसे समझो आप, इसको ऐसे समझो कि ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। अब यहां से r डिस्टेंस का एक स्फीयर ये बन जाएगा, यहां से 2r डिस्टेंस का ये बन जाएगा, और यहां से 3r का ये बन जाएगा। तो ये सारे जो कोसेंट्रिक सर्कल्स आप बना रहे हैं, क्योंकि v का फार्मूला क्या होता है? v का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, v का फार्मूला क्या होता है? v का फार्मूला होता है kq/r। ये तो कांस्टेंट है, चार्ज आप चेंज नहीं कर रहे हैं, और डिस्टेंस r पर आप ऐसे चले जाएंगे, 2r पर आप ऐसे चले जाएंगे, और इस पर आप ऐसे चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये सारी की सारी सरफेसेस कौन सी सरफेसेस हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। समझ गए बात को? इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये क्या है? ये क्या बने हुए हैं? ये बने हुए हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। क्या है ये? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, जिनका सबका सेंटर एक है। अब देखो आपने कहा सर ये, तो r डिस्टेंस पर आप एक स्फीयर बना देंगे, बना देंगे कि नहीं बना देंगे? 2r डिस्टेंस पर आप एक और स्फीयर बना देंगे, बना देंगे कि नहीं बना देंगे? और 3r डिस्टेंस पर आप एक और स्फीयर को ड्रॉ कर देंगे। तो जो मैंने आपको बात बताई थी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये हो गई, इसके लिए ये हो गई, और ये भी क्या है आपके पास? कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब अगर कोई बोलता है कि सर पोटेंशियल लिख दो, चलो पोटेंशियल लिख देते हैं। मान लें कि इसका 100 वोल्ट है, तो इसका 50 वोल्ट हो जाएगा, इसका 25 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? घटती है। इस पूरे सरफेस पर हर जगह वैल्यू 100 वोल्ट रहेगी, इस पूरे पर 50 वोल्ट रहेगी, इस पूरे पर 25 वोल्ट रहेगी। ऐसे एग्जांपल है, मैंने तो ऐसे एग्जांपल लिया है।
या अगर इसको फॉर्मेशन में पूछें तो ये अगर वैल्यू यहाँ v है तो यहाँ v/2 हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी v/4 हो जाएगी। इसका मतलब ये तब होगा जब ये डिस्टेंसेस जो है वो सेम रहेगी। ये सही है क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो इस बार ये सही नहीं होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना बात को। इस बार ये बात जो है इसको हम नेगेटिव के हिसाब से करते हैं। देखो ये है आपके पास, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटनी चाहिए। घटनी चाहिए तो मतलब देखो घटेगी कैसे वैल्यू, समझो मेरी बात को। एक मैं भी आपको बात बताता हूँ, ये मेरे पास क्योंकि यहाँ मुझे नेगेटिव लिखना है, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब एक बात देखो, मैं इधर जाऊंगा तो वैल्यू घटेगी कि इधर जाऊंगा तो घटेगी? किधर घटेगी? किधर घटेगी बताओ? वैल्यू किधर घटेगी? इधर जाने पे घटेगी कि इधर जाने पे घटेगी? ये सोचो आप, बताओ किधर घटेगी भाई। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू घट रही है, 100 बड़ा है 25 छोटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है आपके पास? घट रही है। आपकी लाइन सही है। अब अगर मैं ऐसे मानूं कि यहाँ पर 100 वोल्ट है, माइनस का 100 वोल्ट है, तो इधर जाने पर वैल्यू घटनी चाहिए, वैल्यू घटनी चाहिए, इधर जाने पर वैल्यू घटनी चाहिए। तो मैं इस वाले पर कितनी वैल्यू लिखूं बताओ? 80 लिखूं माइनस का या 120 लिखूं? अब मेरे पास आप बताइए कि इसका जो पोटेंशियल आएगा वो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, 80 वोल्ट लिखूं या माइनस का 120 वोल्ट लिखूं। क्या लिखूं बताओ? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मैं क्या लिखूं? -80 लिखूं या -120 लिखूं? सोचो। लाइन वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। आता है ना, रिश्ता वही सोच नहीं। रिश्ता वही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, रिश्ता तो वही है। सोच नहीं, सोच नहीं ऐसे, ये पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका है HW। क्या है ये? HW। ध्यान रखना बेटा बात को, है ना, मजा डालना एकदम। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि क्या रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, माइनस में किधर वैल्यू घटेगी किधर वैल्यू बढ़ेगी, मैंने सारी बात आपको बता दी है। अगर मैं इसको -100 देता हूं तो इसकी क्या रहेगी और इसकी क्या रहेगी, ये बात आपको बताते चले जाइएगा आप मुझे। तो ये मैंने पॉइंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है। और पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो किस तरह की होती है? किस तरह की होती है आपने लिखा है, ध्यान रखना बेटा, पहले भी आपने देखा था। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह की होती है? कोसेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में होती है। अब एक सी पार्ट और कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या करेंगे हम? सी पार्ट में हम ये करेंगे 4 लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, लाइन चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइन चार्जेस के लिए भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक शॉर्टकट मेथड से आपके पास चला आता हूं। देखिए, आपने एक चार्ज ले लिया और आपने इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर लिया। दिस इज द चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली आपके पास ये लाइन चार्ज है ना। लाइन चार्जेस में आप ये r डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस अगर आप 2r लेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए। कैसे बन गए? कि लाइन चार्जेस जो है इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर जाएगा। किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 3D के अंदर इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी वो ये रहेगी। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? दूर जाता है। समझ गए? तो ये इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब आप सभी तरफ लाइंस बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, मैंने परपेंडिकुलर यूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, मेरा परपेंडिकुलर यूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, मेरा परपेंडिकुलर, ऐसे इन सारे परपेंडिकुलर्स को जब मैं मिलाऊंगा लाइन चार्ज का, तो क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिकल बन जाएंगे। तो ये जो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मेरे पास क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है? ये है कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, पहले हमने लिखा था ना कोसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ये है कोसेंट्रिक सिलेंडर्स। तो ये मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पोटेंशियल बना के बताया, ये मैंने आपको पॉइंट चार्जेस के लिए बना के बताया। ये HW है। कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे आंसर्स देने हैं, ठीक है, सही आंसर दीजिएगा, सोच के दीजिएगा। ये मैंने आपको लाइन चार्जेस के लिए बनाया है कि लाइन चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, प्रॉपर्टी अभी भी मेरी वही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। अब आई होप कि ये आपने जो चीजें हैं ये आपने बना ली होंगी, पोज करके बनाए, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं इसमें सी आपने बना लिया है, अब मैं एक चीज और इसमें आपको बना के बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी एक बना के बताता हूं आपको कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। मैंने ये कहा आपसे डी पार्ट के अंदर कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसके लिए बना दीजिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बना दीजिए। बहुत आसान सी बात है, आप इसको बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। देखो, मान लेते हैं यहां पर डाइपोल बनाते हैं, प्लस क्यू चार्ज बनाते हैं और माइनस क्यू चार्ज बनाते हैं। ये डाइपोल का इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये इसका सेंटर है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो आप लेंथ लेना चाहें वो बना सकते हैं, 2a बना सकते हैं, यह आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक बात ये कही थी कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always move from positive, electric field lines always moves from positive to negative, electric field lines हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं और चलती रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू, आई होप कि कट मत करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इधर और ये आपके पास इधर, तो ये आपके पास इधर और ये आपके पास इधर चली जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये आपके पास इस साइड में आ जाएगा और ये आपके पास इस साइड में आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास दूर चलती चली जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कहानी है वो इस तरह से आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह बन जाएंगी। अब इस पर ये जो लाइनें बन रही हैं, ये जो लाइनें हैं, ध्यान से देखो, ये जो लाइंस हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई कि नहीं बन गई? देखो, अरे ये सारी लाइंस थी ना, ये लाइन ऐसे यहां ऐसे हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये जो है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी कि नहीं बनी? ध्यान से देखो, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी कि नहीं बनी? तो एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास वो हो गई जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन से गई।
अब ये जो मुड़ी हुई लाइंस हैं, इसका परपेंडिकुलर देखो, पहले मैं चलो इनको थोड़ा सा और सेट करता हूँ। समझ जाओ बेटा, बहुत आसान है, याद करने की कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है, इसमें याद करने वाला कुछ भी पार्ट आपके पास नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो इन सभी लाइनों का मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो इन सभी लाइनों का मैं जब परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इट इज लाइक दैट आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, इन सभी लाइन का परपेंडिकुलर आ गया, आगे कि नहीं आ गया? अरे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनका परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया? इस लाइन का परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, थोड़ा और इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर होते हुए ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं इधर का परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो कैसे आएगा? देखो वो भी आपके पास इसी तरह से आएगा। मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को रेड से बना रहा हूँ, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, तो मैं ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई सबकी। एक और आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहेंगे तो वो किस तरह से आएगी? वो इस तरह से आएगी। ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई एक और। ये जो है आपके पास थोड़ा सा और इसकी बेंडिंग अपने को देनी पड़ेगी। ये देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से, यहां से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई। यहां जब आप बनाएंगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इस तरह से ये आ जाएगी, इस तरह से। एक और आप बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वो आपके पास इन सब लाइनों की बेंडिंग को अपने साथ लेते हुए कुछ इस तरह आ जाएगी। और यहां भी जब आप बनाएंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपके पास आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको अगर पूरा बनाना चाहेंगे तो आपके पास ये एक इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। ठीक है, और एक और अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये आपके पास इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। एक और आप बनाना चाहेंगे तो ये आपके पास इस तरह से, ये थोड़ा सा दूर है, इनको थोड़ा पास पास कर लेना आप। स्फेरिकल के फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरह से, इस साइड से थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेंगे और इधर ये थोड़ा डेंस फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हुए जाएंगे। तो ये आपके पास इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास आ जाएंगे। इसी चीज को अपने यहाँ पे बनाते हैं तो देखो, जैसे एक और अगर अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। फिर आपके पास इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। तो ये जो मैंने रेड ड्रॉ किया है दैट इज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जितनी भी आपने बनाई है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जितनी भी रेड डॉट से आपने बनाई है, इंक्लूडिंग ये, इंक्लूडिंग ये, इंक्लूडिंग ये सारी क्या है? ये आपके पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और जब हमने डाइपोल पढ़ा था तो वहां देखा भी था कि इस जो बीच वाली लाइन है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? सेम थी। ये जो सेंटर लाइन आपने ड्रॉ करी है इस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपने बनाई है उस पर इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 थी। यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, तो ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत सुंदर सा डायग्राम है, इसको गूगल करके वो देखिएगा आप, बहुत मजा आपको आएगा। बहुत सुंदर सा डायग्राम है, बनाने का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लाइनें काफी डेंस हैं, काफी पास पास में, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ कम है, यहाँ वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए? ये मैं आगे आपको प्रूफ करके बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो लाइनें हैं वो लाइनें कौन सी वाली लाइनें? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काफी क्लोजर हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़ी दूर दूर हैं। तो ये आप एक डायग्राम इसमें बना सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई,
मैंने आपके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई और अब मैंने आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है। न केवल बनाई है बल्कि मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती है। ये मैंने रटने के लिए नहीं कहा आपको, मैंने बताया है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, आप उसको उसी तरह से बनाइएगा बेटा, ठीक है। तो अब मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूं कि कैसे आप इसको, और सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसका हम कैसे यूज करेंगे या क्या आपके पास होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। सुंदर सा डायग्राम था, मिटाने का मन नहीं करता है, जी करता है कि इसके साथ सेल्फी ले लूं, जी करता है कि इसके साथ सेल्फी ले लूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बनाया था, आप इसको बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सुंदर सा डायग्राम। सेकंड प्रॉपर्टी, वर्क डन on equipotential surface, work done on equipotential surface by electric force is always zero. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। वर्क डन किस फोर्स से? इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। बिल्कुल अच्छी प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। कैसे होगा, क्या होगा, अभी अपने देखेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्वियस है कि यही होगा। ठीक है, समझ गए ना बात आप? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? आपको मैंने क्या कहा था अभी? ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस था। क्या था ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अब आपने कहा कि सर 2 पॉइंट ले लो। बिल्कुल ले लेते हैं। एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट बी ले लीजिए और एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके चले जाइए। ये क्या है? ये है टेस्ट चार्ज। कहां से कहां लेके जाना है? ए से बी। तो अच्छी बात है, मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो वी है और इसका जो पोटेंशियल है वो वी ए है। समझ गए? ए पॉइंट का पोटेंशियल ये है। ये किस तरह की सरफेस है? कौन सी सरफेस है बेटा? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी गुड। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बी के बराबर। समझ आ गई ना बात आपको? अरे सरफेस किस तरह की है? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। आपको क्या करना है? वर्क डन किसको लेके जाना है? Q0 को। कहां से कहां लेके जाना है? A to B। तो आप क्या लिखेंगे? वर्क डन। एक बात तो आपको ये पता है कि W इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू W एक्सटर्नल विद नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक का जो वर्क डन होगा वो जो एक्सटर्नल फोर्स के आप वर्क डन करेंगे उसके अलग माइनस के साइन होगा। वर्क डन टू मूव a test charge Q0 from A to B by, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो, प्लस माइनस का फर्क पड़ना है क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट होती है। बाय, चलिए इलेक्ट्रिक लिख लीजिए चाहे एक्सटर्नल लिख लीजिए, बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप यही तो करते थे। तो देखो कहां जा रहे हैं? बी पर जा रहे हैं।
कहां से जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं। वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है। कहां से कहां कर रहा है, ए टू बी कर रहा है। डिवाइड में क्या ले रखा है आपने, क्यू नॉट ले रखा है। अब देखो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस VB फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल A to B Q नॉट है कि नहीं है। अब ये देखो कहानी, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या लिखेंगे, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होता है बच्चा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए VB इक्वल्स टू VA होता है और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, बात सही है क्या। VB बराबर क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए और भी फील दिलाएंगे आपको और भी आपको मजा आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हम पढ़ेंगे प्योर देसी फिजिक्स, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, W एक्सटर्नल A to B 0 into Q0 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, और यही क्या होगा W इलेक्ट्रिक A to B। तो चाहे आप वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से करिए चाहे आप इलेक्ट्रिक फोर्स से करिए, आपका वर्क डन क्या आ रहा है। टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक पॉइंट से इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता है, आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता है। समझ गए बात को, आप बात समझ गए ना। अरे पोटेंशियल सेम था, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी जहां फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सटर्नल आपने A to B, ये दोनों सेम थे तो 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 into मल्टीप्लाइड एनीथिंग 0, तो W एक्सटर्नल 0, यही क्या होता है इलेक्ट्रिक होता है। माइनस से क्या फर्क पड़ना है, माइनस 0 का आगे प्लस माइनस कुछ भी लगाइए आप, तो बात ओके है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ओके अब हटा दूं बेटा मैं इसको, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब एक बात और देखो, एक और अच्छी बात बताता हूं आपको। अब कोई कहता सर ऐसे ना थोड़ा यूं मजा नहीं आ रहा सर, मतलब फीलिंग नहीं आ रही सर। देख चल हफ्ते को फीलिंग दिलाता हूँ, उस प्रोसेस में भी आगे बाकी है कुछ काम मेरा, उसको मैं वापस लेके आऊंगा। उस पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाना है ना, मुझे याद दिलाना, अभी हाथ खड़ा करके याद दिलाना कि सर ये कराना है। यहाँ देखो मेरा चार्ज में इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, F इलेक्ट्रिक, ये है, ये है ना। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। अब तूने क्या कहा कि सर वर्क डन क्या होता है सर, फोर्स डॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है FE dr cos, और थीटा कितना है देखिए 90, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना हो गया 0। इलेक्ट्रिक इधर है तो एक्सटर्नल किधर लगेगा, F एक्सटर्नल इधर लगेगा, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है अभी मेरे से कि सर ये तो ठीक है लेकिन अगर टेस्ट चार्ज होता तो कैसे करते। बिल्कुल करते मेरे बच्चे ध्यान से देख बच्चे, ये R है, यहाँ तूने एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज रख दिया, पॉइंट सोर्स चार्ज रख दिया, पॉइंट सोर्स चार्ज को Q ले लेते हैं, और ये आपके पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। अरे होगी ना, अभी मैंने बताया ना मेरे लेक्चर में कि R डिस्टेंस पर क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेगी, क्योंकि V इक्वल्स टू KQ बाय R, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। किस तरह की है, मैंने बताया था किस तरह की है, बताया था मैंने, सोचो जल्दी सोचो किस तरह की, स्फेरिकल, वेरी गुड स्फेरिकल। आप एक और बना दो, सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेंगे, एक और बना सकते हो, सारे कोसेंट्रिक रहेंगे। आपने कहा कि सर ये जो Q0 है इसको यहां से यहां ले जाओ, कहां से कहां ले जाओ, यहां ले जाओ। अब अपने वाली बात बताओ सर, अब आओ सर, आपको सर बहुत दिन हो गए सर शुद्ध देसी फिजिक्स पढ़ाते हुए, अब इस पर बात करो सर। बिल्कुल देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है इस तरह होगा, बाहर जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने के लिए रहेगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर,
एक्सटर्नल फोर्स की बात करेगा तो इधर लग जाएगा। और तेरा जो डिस्प्लेसमेंट है स्फीयर पर, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, इधर होता है हमेशा नॉर्मल होगा। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गई। वापस एंगल देख कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ये कंडीशन वापस यहाँ लगी कि नहीं लगी, ये वाली जो कंडीशन है इसको वापस यहाँ लगा के देख, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये cos 90 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप ये देखेंगे कि हमेशा जो वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को सरकाने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आपको किसी तरह का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बात कही कि सर ये एक वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक टेस्ट चार्ज को मैं यहां से यहां ऐसे सरफेस पर यहां लाना चाहता हूं, सरफेस पर कहां से कहां लाना चाहते हैं, यहां लाना चाहते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। समझ गए बात को? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको एक बढ़िया बात आपको और बताता हूं कि आप अब वर्क डन 0 है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो कंजर्वेटिव फोर्स था। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो क्या फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या फॉलो करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को ये फॉलो करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये है, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यही है, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन क्या है बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन 0 है। इसका मतलब ऑन, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देता हूं एक बार। देखो, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन 0, सो डेल के 0, सो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू 0, दैट इज के फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब स्पीड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर m, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है mv स्क्वायर बाय 2। ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट होगी। अब आपको ये बात समझनी है इसमें कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पार्टिकल को लेके जाते हैं, आप घुमाते हैं, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप घुमा रहे हैं, यहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, तो आप देखेंगे कि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये उसी सर्टेन स्पीड से घूमता रहेगा। इसका आपको एग्जांपल देता हूं, आप यहाँ पे नोट करके एक बात लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल नॉट चेंज when kinetic energy of test charge or speed of test charge will not change when it move from one point to another point on equipotential surface, क्योंकि वर्क डन क्या है, 0 है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने क्या चीज पढ़ी, आपने पढ़ा सर ये है न्यूक्लियस और ये है एटम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को मान लो Q0 टेस्ट चार्ज, न्यूक्लियस को मान लो पॉइंट चार्ज, और ये हो गई रेडियस, ये रेडियस हो गई, ये न्यूक्लियस हो गई, ये पॉइंट चार्ज हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एक सर्टेन स्पीड से
लगातार 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 घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि ये ऑर्बिट है, ये आपके पास क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, और ये ऑर्बिट ही क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। इसका मतलब जो एटम का जो मॉडल है, रदरफोर्ड का मान लीजिए, नील्स बोर का मान लीजिए, उसमें जो ऑर्बिट है वो इस न्यूक्लियस की इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। एटम का जो मॉडल है, जो थॉमसन ने या नील्स बोर ने दिया था, उस एटम के मॉडल में जो ऑर्बिट है वो इस न्यूक्लियस की इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जिस पर इलेक्ट्रॉन एज ए टेस्ट चार्ज लगातार लगातार घूमता रहेगा। आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और उसकी स्पीड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इस इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताई, बहुत काम की। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूं, इसी की ध्यान से देखिएगा क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से हम इसको देखेंगे। एक प्रॉपर्टी और हमारे पास ये, हालांकि आप इसको पढ़ चुके हैं, मैं इसको ऐसे ही एक अलग तरह से बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो, ये हालांकि हमने पहले पढ़ा है, अब कैसे होगा? आपने एक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है, dV इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर। ठीक है, ये आपने पोटेंशियल के डेफिनेशन से हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं। और आप इसको देखें तो आप इसको, चलिए ये लिख लीजिए, ये है आपके पास। एंड फोर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए ये जो dV है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो आप क्या लिखेंगे? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अब आप एक बात बताओ, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, 11th क्लास को याद करो, 11th क्लास को याद करो कि A डॉट B इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब A वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? आपके पास B वेक्टर हो गया। सही बात है। इसका मतलब जो E वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट किस पर होगा? सरफेस पर होगा। ये सरफेस है, ये बोर्ड एक सरफेस है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अरे रहेगा तो सरफेस पर ही ना। इस पर मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो रहूंगा तो सरफेस पर ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे है? ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो चाहे इधर चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, इधर चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। वो आउटवर्ड इनवर्ड रहेगा, डिपेंड करेगा कि सरफेस पे चार्ज क्या है, लेकिन रहेगा तो परपेंडिकुलर। तो हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लिख देते हैं, वो एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये आप देखेंगे कि ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। समझ गए बात को बेटा? एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई यहाँ पे। अब मैं एक आपके पास और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसकी 4th नंबर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 4th नंबर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस does not intersect each other। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। आपने कहा सर क्यों नहीं करेंगी? अभी बता देते हैं। आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली, आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली, ठीक है, और एक सरफेस आपने ये ले ली, ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक आपने सरफेस ये ले ली, दो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को आपने डिफाइन कर लिया। ठीक है, इसको किसी और कलर से शो कर देते हैं। इस कलर से शो नहीं करते इसको, इस कलर से, या चलिए ग्रीन कलर से आप इसको शो कर दीजिए। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास ये है, एक इक्विपोटेंशियल।
मान लीजिए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है 100 वोल्ट और इस इक्विपोटेंशियल के सरफेस पर सरफेस की वैल्यू है 50 वोल्ट, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, ये P क्या है? P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान से देखिएगा, P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां दोनों सरफेसेस कटती हैं, दोनों सरफेसेस मिल रही हैं। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये और ये, एक ये है और एक ये। मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इसके अंदर से ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, ये ऐसे आपके पास दो सरफेस हो गई। अगर ये एक दूसरे को कट करती हैं तो P वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये जो P पॉइंट है, अगर इस सरफेस की मैं बात करता हूं तो P का पोटेंशियल होना चाहिए 50, और अगर इस सरफेस की बात करता हूं तो P का पोटेंशियल होना चाहिए 100। अब ऐसे कैसे होगा कि पॉइंट तो एक है और उसके पोटेंशियल कितने आ गए? 2। एक पॉइंट है, उसके पोटेंशियल कितने आ गए? 2, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये काटने लग जाएं, इसका उल्टा ले लेते हैं, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव two values of electric potential which is not possible। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ गए बात को आप? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको इसमें बहुत मजा आया होगा। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत सी बेसिक बातें पढ़ी, बहुत सी इसके बारे में हमने चीजें सीखी। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, आपके कंसेप्ट्स और डेवलप होते रहेंगे, आपको और मजा आता रहेगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए फिजिक्स गुरुजी के साथ। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, फिजिक्स मेड इजी, फिजिक्स मेड इजी विद फिजिक्स गुरुजी। एक बार मेरे साथ और बोलेंगे, फिजिक्स मेड इजी विद फिजिक्स गुरुजी। फिजिक्स गुरुजी को देखने के लिए, मुझसे सीखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक बेटा।